साथ बदलते भारत की शान। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि आज का हमारा विशेष अंक है। और आज जैसा कि आप जानते हैं दशहरा भी है, यानी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये पर्व खुशियों से भरा हो और आप खेती किसानी के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति करते रहें। तो आज के हमारे जो विषय हैं, सबसे पहले आइए उन पर नजर डालते हैं। पहला हमारा विषय है गेहूं की फसल की बुआई की तैयारी, और दूसरा हमारा विषय है सरसों की बुआई एवं किस्में। तो कोई भी दिन हो, हेलो किसान कार्यक्रम रुकता नहीं है, वो आपके लिए हमेशा लाइव इस समय हम हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि देखिए खेती किसानी नहीं रुकती है। तो इसीलिए आज फिर हम इन विषय के साथ आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारे टोल फ्री नंबर, जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे ये नंबर, जिन पर आप हमें कॉल करें और इन दोनों विषयों से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी आशंकाएं या जानकारी आप चाहते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। और दो हमारे मेहमान जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवाधर मिश्र हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामलाल चौधरी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, राजस्थान से। सर आपका बहुत स्वागत है और आपको भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो जैसा कि सबसे पहले हमने आपको विषय के बारे में बताया, पहला विषय है गेहूं के बारे में कि गेहूं फसल की बुआई की तैयारी किस तरीके से करें, और दूसरा जो विषय है वो है सरसों का। गेहूं की बात करें तो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बड़े पैमाने पर हमारे देश में किसान गेहूं की खेती करते हैं। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे अब ठंडक फिजाओं में घुलनी शुरू हो गई है, और इसी के साथ ही ये संकेत भी मिल जाता है कि अब गेहूं का समय है। और इसके अलावा सरसों की बात करें तो तिलहन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर हो और हमारे किसान इसके रकबे को बढ़ाएं। तो किस तरीके से इसकी तैयारी करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं, विशेषज्ञ हमारे जो स्टूडियो में है वो आपको आज क्या जानकारी देने वाले हैं, तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले चलिए गेहूं की फसल की बुआई की तैयारी की हम बात कर लेते हैं। और अब तो दशहरा भी है, दीपावली भी करीब है, और ये समय होता है जब हमारे किसान खेतों की तैयारी करते हैं गेहूं के लिए। तो अभी इस समय क्या स्थिति है? जी हाँ, ये ऐसा है ना कि रबी की फसलों की सारी बुआई जो होती है हमारी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेके और दिसंबर तक चलती रहती है। तो ये काफ़ी लंबा समय होता है, क्योंकि रबी की फसलें बहुत महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, जो कि हमारे लगभग आधा भाग हमारे जो खाद्यान्न का वो पैदा होता है इसी ऋतु में। और ये फसल ज़्यादा जोखिम से भरी हुई नहीं मानी जाती, क्योंकि जो बरसात की फसल होती है उसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं, लेकिन इस फसल में जोखिम कम होते हैं। तो गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें हम सोच कर ये चलते हैं कि हमें इतना उत्पादन मिलना ही मिलना है, बशर्ते अगर सॉरी कोई उसमें बीच में व्यवधान ना आ जाए जी। तो अब जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने का मतलब ये है कि जब हमारा तापमान दिन का, सुबह का और रात का और दिन का तापमान, इन दोनों को मिलाकर
अगर हम इसका एवरेज करें तो 25 डिग्री तक अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा समय आ गया है, सही समय आ गया है गेहूं बोने का। जी। तो अब अभी फ़िलहाल तो देखा काफ़ी मौसम में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और ऐसा बहुत कम बार होता है कि रबी की फसल की, उधर धान की फसल की कटाई चल रही है, रबी की फसल की तैयारी चल रही है और इस समय बरसात होने के समाचार आ रहे हैं। बरसात का काफ़ी प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले समय में बरसात काफ़ी होगी। ठीक है सर, इसके बारे में भी हम जानेंगे जो ये बारिश हो रही है, हुई है और अभी भी देखिए आज भी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है कुछ क्षेत्रों में। तो ये गेहूं की फसल के लिए और सरसों के लिए जो हम तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए उचित है या फिर इससे कुछ समस्या पैदा हो सकती है, और क्या ऐसे समय में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, इन पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही किसान रबी फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर देते हैं। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, इसीलिए किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। बीज के चयन के बाद सबसे जरूरी काम होता है बुआई के सही समय का ध्यान रखना। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बुआई का समय 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल अवशेष की होती है। पराली खेत में ही रह जाएगी और बुआई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। साथ ही पैदावार बढ़ाने के लिए बुआई की तकनीकों में बदलाव करें। स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करें। बीज हमेशा प्रमाणित जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। गेहूं की प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 125 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 23 सेंटीमीटर और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी परीक्षण के बाद ही करना चाहिए। आमतौर पर असिंचित व सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन की 1000 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव से चौड़ी पत्ती व घास वर्गीय खरपतवार आसानी से नियंत्रित हो जाएंगे। मेट्रीब्यूजिन की 175 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 25 से 30 दिनों बाद प्रयोग करें। फसल में दवा का इस्तेमाल हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। तो रिपोर्ट में अंत लाइन में आपने सुना कि जो दवाओं का इस्तेमाल है वो विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें, और हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हैं। कुछ भी आपको जानना है तो ये मंच पूरे 1 घंटे के लिए आपका है। कॉल जरूर करें और अपने सवाल, अपनी आशंकाओं को दूर करें, अपने सवालों के जवाब जानें। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी फसलों में आज हम बात करेंगे सरसों की। तो सरसों की बुआई किस प्रकार से करें, उसकी तैयारी कैसे करें, आइए बात करते हैं डॉक्टर चौधरी से जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। सर, सरसों की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि तिलहन को लेकर हमारी सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे किसान अपने स्तर पर किस तरह का प्रयास करें ताकि जितनी भी उनकी बुआई है, जितना भी रकबा है, उसमें उत्पादन उन्हें अच्छा मिल सके, अनुपात जो है वो पहले से बेहतर हो सके, क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों और स्टूडियो में मौजूद मेरे गुरुजी डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार और दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की अर्थव्यवस्था में तिलहनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमें खुशी और साथ में गर्व भी है कि देश में जो तिलहनों का उत्पादन हमारा देश वो अग्रणी है। बिल्कुल। लेकिन साथ में एक दुख का विषय कैसे यहाँ शंका है कि देश मतलब सबसे उत्पादक होने के साथ साथ कम खाद्य तेलों के सबसे बड़े आयातक। बिल्कुल। तो अगर भी देश में साल भर में देखा जाए लगभग 25 मिलियन टन खाद्य तेल की आवश्यकता होती है। लगभग 10-12 मिलियन टन खाद्य तेल हम देश में उत्पादन करते हैं। लगभग 14-15 मिलियन टन हम आयात करते हैं, जिसके लिए बड़ी खर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे बताया कि अपने देश के आत्मनिर्भर करने के लिए ऐसा नहीं कि हम प्रोग्रेस नहीं किए। अगर देखा जाए तो 15
2015-16 के दौरान हमारा जो एरिया था, सरसों की बात कर ले 1.8 मिलियन हेक्टेयर, आज मतलब प्रोडक्शन है 12 मिलियन टन के लगभग है। लेकिन से जो भी हम क्या डेवलप करते हैं पूछना बहुत जरूरी, और इसी से मैं आज चर्चा करेंगे कि कैसे वो जो किसानों तक पहुंचा कर पर्टिकुलरली सरसों की फसल में अधिक पैदावार। बिल्कुल, तो अधिक पैदावार कैसे मिले, कौन से अच्छे किस्मों का इस्तेमाल करें, कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करें, ताकि जैसे कि हमें डॉक्टर चौधरी बता रहे हैं कि जितनी आप बुआई करें उसी तरीके से आपको उपज भी प्राप्त हो सके। और चीज़ें पहले से काफ़ी सकारात्मक हैं, काफ़ी बेहतर हो रही हैं। बीते हमने 7-8 सालों में देखा है कि तिलहन के क्षेत्र में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इससे और बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। हमारे देश में सितंबर माह से सरसों की बुआई शुरू कर दी जाती है। देश के कई राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 25 सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैसे तो सरसों की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे पूसा गोल्ड, पूसा विजय, पूसा सरसों 32, पूसा सरसों 30। ये किस्में 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती हैं। खेत तैयार करने के लिए एक गहरी जुताई प्लाऊ से करनी चाहिए और इसके बाद 3-4 बार देसी हल से जुताई करें। खेत में दीमक, चितकबरा और अन्य कीटों का प्रकोप अधिक हो तो नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनाल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। बुआई के लिए शुष्क क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम और सिंचित क्षेत्र में 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। सरसों की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद और दूसरी सिंचाई दाने बनने की अवस्था में करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई बुआई के तीसरे सप्ताह के बाद से नियमित अंतराल पर 2 से 3 निराई करनी चाहिए। फसल में कीट व रोग प्रबंधन की बात करें तो सरसों में सबसे ज्यादा नुकसान माहू कीट से होता है। कुछ जगह इसे चेपा भी कहते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों से रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर-जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तेजी से होता है। बेहतर पैदावार के लिए समय रहते इस कीट पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो भी आपने सरसों पर ये हमारी रिपोर्ट देखी और अब आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार है। ज़रूर हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं पर। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है और उससे अगला जुड़ा हुआ मेरा सवाल होगा, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। राजकुमार है जिन्होंने मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही राजकुमार जी तक। सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सवाल पर आते हैं। सर, जैसे कि मैंने आपसे अभी जानने की कोशिश की कि जैसे कि अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है, नमी है अभी भी खेत में, तो ये जो हमारी अगली फसल है, जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, उसके लिए बेहतर है, अच्छा है, या फिर इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी चूंकि ये अक्टूबर की शुरुआती है और हम जो तैयारी करते हैं, जो खेत खाली हैं और अगली फसल बोना है हमें, तो उसके लिए तो ये बारिश होना एक वरदान है, क्योंकि जो पलेवा करने में हमारा पानी देना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, तो उसमें बहुत सारी बिजली, बहुत सारा डीजल खर्च होता है, तो उससे उसकी बचत हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है,
और जो निचले क्षेत्र हैं तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है पानी भर जाता है बहुत दिन तक, उसमें जो उतने लायक नहीं होता है। तो ऐसे में फसल कभी कभी देर से भी जो समय से नहीं बो पाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो सरसों वगैरह का इलाका है उसमें सरसों चूँकि जल्दी बोते हैं जी, तो उसमें उनमें देरी हो जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान है खरीफ की फसलें जो कट रही हैं उनके लिए जी। उनमें यह है कि जो जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी फसलें जो कटाई पे बिल्कुल तैयार खेत में खड़ी, हमारे किसान भाइयों ने काटने में दिक्कत हो रही है, सुखाने में दिक्कत हो रही है और बहुत सारी फसलें गिर के झड़ जा रहे हैं, धान झड़ जा रहा है, गिर जा रहा है। तो ये सारे दोनों ही हैं कि एक तरफ तो हम रबी की फसलों के लिए पानी की बचत हो रही है लेकिन खरीफ की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है जी। तो दोनों तरीके से ये बरसात इस समय असर दिखा रही है और किसान भाइयों में मिक्स कहना चाहिए दोनों तरीके का। किसानों को भी थोड़ा अपने विवेक का, अपने अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम भी थोड़ी मदद करेंगे आपकी कि आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, क्या उचित है आपके लिए। एक दर्शक है राजकुमार जी है, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सतना मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार जी बताइए क्या सवाल है। जी जी मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम, मेरा एक ये निवेदन था, जैसे हमारे यहाँ के जो ग्राम सेवक होते हैं उनका भी कोई रोल होता है किसानों को बताने का कि सिर्फ वो कागजों पे कार्रवाई कर देते हैं कि ये सुविधाएं हैं, ये जानकारी, बाकी यहाँ कुछ जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता उनका। आपको किस बारे में जानना है, आपकी समस्या क्या है जिसमें आपको लगता है कि आपकी मदद नहीं हो पा रही? गेहूं के बोनी में, जैसे अभी गेहूं के बारे में हमें मृदा परीक्षण करवाना है तो हम लेके जाते भी हैं मिट्टी, तो कोई जाँच ही करने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। सतना तो काफी बड़ा शहर है और जी सर आप बताएं। देखिए ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और हो सकता है उनके उसमें ना आता हो, तो आप बेहतर होगा कि हर जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी बात रख सकते हैं कि हमें ये समस्या हो रही है। उसके अलावा आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी होगा, उनसे जाके पूछ सकते हैं कि हम क्या रास्ता अपनाएं। तो इस तरीके से आप 2-3 स्रोत प्रयोग कर सकते हैं अपनी बात को समझने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए। तो हो सकता है आपको आपकी मृदा परीक्षण के लिए कोई व्यवस्था हो जाए या वो सही रास्ता बताएं कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ चालू है, तो आप वहाँ करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक पोर्टल भी है जहाँ पर अगर कोई समस्या आ रही है किसानों को और उन्हें सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है तो इसके बारे में वो अपनी बात रख सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी ऐसा भी कर सकते हैं, पोर्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई कि कैसे हमारे किसान मृदा की जो टेस्टिंग है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपना बनवा सकते हैं। अगर कोई असुविधा हो रही है तो आप जो भी आपके जिले का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का रुख करें, या फिर बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और सतना अपने आप में काफ़ी बड़ा शहर है, बहुत तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़रूर इनका आप लाभ लें और सही माध्यम तक पहुँचे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की बुआई और सरसों के बारे में कि सरसों की खेत की तैयारी कैसे करें। आप जो भी आपके सवाल हैं जरूर हम तक पहुंचाएं। और लक्ष्मण है एक दर्शक जिन्होंने विदिशा से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी लक्ष्मण जी बताइए क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरा सवाल है, हमारे मध्य प्रदेश में इस सरसों की बुआई कब तक कर सकते हैं और कौन सी किस्म लगाएं? ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर चौधरी है। डॉक्टर चौधरी मध्य प्रदेश से हैं, ये विदिशा से। क्या बताना चाहेंगे कौन सी किस्म का यहाँ पर वो इस्तेमाल करें और सही उचित समय क्या होगा?
देखिए किसान भाइयों, जो सरसों की बुआई होती है वो सितंबर के आप अंतिम सप्ताह से लेके नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। लेकिन अगर खेत खाली है तो आप सरसों की बुआई निस्संदेह कर सकते हैं। जो आपके एरिया में जो सबसे पॉपुलर जो किस्म है वो आपके लिए गिरिराज है, आप या NRC HP 101 लगा सकते हैं जी। और जी ठीक है सर, तो ये तो बात हुई कि कौन सी किस्मों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़रूर इन किस्मों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और इन किस्मों को लें, इन्हें बोएं। समय क्या है उचित वो भी हमने आपको बता दिया है। सर सरसों के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने गेहूं के बारे में बात किया कि क्योंकि सरसों थोड़ा गेहूं से पहले हम लेते हैं, तो अभी जो स्थिति है मौसम की या फिर मिट्टी की जो मॉइस्चर है उसको लेकर इस स्थिति को किस तरीके से आके अगर हम सरसों की फसल लेना चाहते हैं, उसकी बुआई करना चाहते हैं। देखिए, अगर नमी की जहाँ तक हम बात करते हैं कि नमी सरसों के लिए बुआई के समय बहुत जरूरी है सभी फसलों के लिए। लेकिन क्योंकि ज्यादातर एरिया में जो सरसों है वो जो हमारा बारिश का जो रेजिडुअल मॉइस्चर होता है जिसको कहते हैं नमी रहती है उस पर की जाती है। जैसे आपने अभी बताया कि जो बारिश हो रही है उसका सरसों पे क्या असर पड़ रहा है, तो निसंदेह जैसे सर्टली में बताया कि एक वरदान है सरसों के लिए, क्योंकि सरसों का अभी समय है बुआई का और बहुत सारे किसान लोग सरसों की बुआई प्रारंभ भी कर दिए। तो सरसों की बुआई के समय नमी का अहम रोल हो जाता है। और सरसों एक ऐसी फसल है, अगर बुआई ठीक से हो गई, जमाव और बीजों का अंकुरण ठीक हो गया तो बहुत अच्छी फसल होगी सरसों। जी बिल्कुल। आइए अब गेहूं पर बात कर लेते हैं। अभी तो हमने खेत की तैयारी के बारे में बात की सर, कि मॉइस्चर जो है, जो नमी है वो काफ़ी अच्छी है, चाहे वो सरसों की फसल हो या फिर गेहूं के लिए। आगे मैं और आपसे सवाल पूछने से पहले एक और कॉलर वहाँ से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा निवेदन ये है मैम कि क्या ये नारियल का तेल जमने लगे, आम चर्चा रहती है गाँव में, तो गेहूं की बुआई का समय प्रारंभ हो जाता है, तो क्या ये बात सत्य है कि नारियल का तेल जमना प्रारंभ हो जाए तो गेहूं की बुआई का समय आ गया, ये हम मान लें? ये आम चर्चा गांव में व्याप्त है। ठीक है नईमुद्दीन जी, ये देखिए, ये पहले अब तो हम वेदर फोरकास्ट करने लगे हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक जानकारी देते हैं, लेकिन यही कुछ संकेत हुआ करते थे पहले जिन्हें समझकर हमारे किसान कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ाते थे। तो और सर मैं तो ये भी एक बार बातचीत में वो कि कैलेंडर के नीचे छिपकली जाने लगे तो समझिए समय आ गया। देखिए ऐसा ना, ये पहले ना तो इतने अच्छे संचार के माध्यम थे, ना आपके पास यूट्यूब था, ना टीवी था, ना मोबाइल था जी। और थोड़ा बहुत रेडियो काफ़ी पहले से आया हुआ है, रेडियो से मिलता था जानकारी कि अब बो देना चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाई तो जो बरसों से अपने मतलब पीढ़ियों से फसलों को उगाते आ रहे हैं, तो जो अनुभव होता है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें मालूम है कि हाँ इस तापमान पर ये तेल जमने लगा है, इसका मतलब गेहूं बो देना चाहिए, या छिपकली छुपने लगी कैलेंडर के पीछे, या और भी इस तरीके के बहुत सारे लोगों में अलग अलग वो हैं। तो ये सब कहते हैं इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज हमारे, जो ये साइंटिफिक नॉलेज हमारे किसानों के पास पहले से ही थी। इसके पीछे भी साइंस है, ये कोई कहने सुनने और हंसने वाली बात नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है। अगर नारियल का तेल जम रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक निश्चित तापमान है जिस पर जाकर वो जमना शुरू होता है और वही गेहूं की बुआई के लिए उचित होता है। तो एक बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, तो अच्छा है ये। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर चौधरी से। डॉक्टर चौधरी, अब सरसों पर बात कर लेते हैं। देखिए खेत की तैयारी अब किस प्रकार से करें। नमी की तो आपने बात बताई कि ये वरदान है भी, जिस तरीके से मिट्टी में मॉइस्चर है वो सरसों की फसल के लिए भी काफी अच्छा है। तो इस वक्त हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तो समय आ ही गया लगभग। जी जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए, निसंदेह उनको सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे मौसम है, कहीं ज्यादा तापमान है तो कहीं बारिश हो रही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि जो उपयुक्त तापमान जिसको हम बताएंगे कि सरसों की पैदावार के लिए या बुआई के लिए, जो बुआई के समय तापमान होना चाहिए वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड से तक हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी अवस्था में ये 33 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 33 डिग्री से तापमान ज्यादा है तो किसान भाई बुआई नहीं करे जी। और
ठीक है सर, अब गेहूं पर बात कर लेते हैं। सर गेहूं पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से खेत की तैयारी करें और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इस वक्त हमारे किसानों को करना चाहिए, जिसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि गेहूं की फसल के लिए अभी चूंकि थोड़ा समय है और गेहूं का जो बोने का हमारे उत्तरी भारत में सही समय है वो नवंबर का प्रथम सप्ताह होता है। 5 नवंबर से 15 नवंबर बिल्कुल समय से माना जाता है। लेकिन जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर हम कुछ पहले भी बो सकते हैं, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी बो सकते हैं। और जहाँ पर पानी के साधन नहीं है वहाँ पर इस तरीके से हम थोड़े पहले बुआई कर सकते हैं। और चूंकि इस समय बरसात हो रही है तो इस नमी को अच्छे से संरक्षित करके पहले से तैयार करें। खेत की तैयारी करके जुताई करके इस नमी को संरक्षित करने के लिए खेत को बार बार पाटा लगाकर छोड़ दें और जब बुआई करें तब तक आप देखेंगे इसका नमी विद्यमान है उसमें जी। इसी तरीके से बहुत से किसान भाई जो धान की फसल काट रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से काट के आजकल जो बहुत दिन से हम ये समस्या हमारे किसान भाइयों की पराली का क्या करें, तो पराली के लिए भी आजकल बहुत सारे उपाय भी आ गए हैं। बहुत सारे कल्चर ऐसे आ गए हैं जो कि 15-20 दिन में या 1 महीने में लगभग उस पराली का जो अवशेष है उसको सड़ा देते हैं ज़मीन में और उसमें फिर हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई जलाते भी नहीं है और वो कल्चर भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इस तरीके से मशीनें उपलब्ध हैं आजकल। हैप्पी सीडर जैसी मशीनें हैं जो कि अवशेष भूमि में पड़ा हुआ है उसके बाद भी गेहूं की बिजाई हो सकती है और उसमें जमाव अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से कई उपाय हैं, तो जैसी आपके पास परिस्थितियां उस तरीके से आप तुरंत उस पर निर्णय लें और आगे बढ़ाएं। ठीक है सर, एक दर्शक है राम सेवक जी हैं हमारे साथ। जी राम सेवक जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी बताइए क्या सवाल है। सर मैडम जी वो गेहूं की किस्म में सबसे अच्छी कौन सी? गेहूं के खेत में किसमें कहाँ से बोल रहे हैं? ये बात करें मध्य प्रदेश तहसील जिला नर्मदापुरम। आवाज कौन से जिले से है सर? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपने टेलीविजन की आवाज काफी ऊंची की हुई है। हाँ, तो गेहूं की मतलब किस्म कौन सी अच्छी है सबसे अच्छी? जिला कौन सा है आपका? नर्मदापुरम होशंगाबाद। अच्छा होशंगाबाद। देखिए ऐसा है कि गेहूं की हम ये प्रजातियां बताने वाले थे। गेहूं की प्रजातियां अलग अलग जोन में अलग अलग प्रजातियां संस्तुत हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तरी पश्चिमी मैदानों की तरफ से पूर्वी भाग में देश के बढ़ते हैं या केंद्रीय भाग की तरफ बढ़ते हैं तो प्रजातियां अलग होती जाती हैं, क्योंकि इनका बोने का समय और तापमान का जो कम ज़्यादा है वो अंतर आता है और उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अलग तरीके की प्रजातियों की ज़रूरत होती है। तो जैसे मध्य प्रदेश के लिए सेंट्रल जोन के लिए 2 तरीके की हम चीज़ें देखते हैं। एक तो समय से बोई वाली प्रजातियाँ, एक देर से बोने वाले। अगर जल्दी नहीं बो सकते हैं, देरी हो गई किसी कारण से, तो उसके लिए प्रजातियाँ अलग हैं। और दूसरी प्रजातियाँ, एक तो जहाँ भरपूर सिंचाई के साधन है उन जगहों के लिए कुछ प्रजातियाँ हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है। तो इसी कड़ी में अभी जो कुछ नई प्रजातियां, जैसे मैं पूसा तेजस है और पूसा मालवी है, ये 2 प्रजातियां अभी जल्दी में ही विकसित की गई हैं और इन प्रजातियों की उपज बहुत अच्छी है, तो आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा प्रजातियों की एक लंबी फहरिस्त है, आप उपलब्धता के हिसाब से उनमें से कोई भी प्रजाति देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए मैं इन प्रजातियों की लिस्ट को बता देता हूं आपको। तो GW 190 है, GW 273 है, DL 803-3 है, GW 322 है, GW 366 है, HI 1544 है। तो इस तरीके से एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप अपने जिस केंद्र से भी खरीदते हैं वहाँ पे पता करिए कि कौन सी प्रजाति आपको चाहिए। और थोड़ा प्रजातियों के मामले में मैं थोड़ा और चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल अब ऐसा समय नहीं रह गया। हमारे किसान भाई खेती को एक बिजनेस की तरीके से कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आप इतनी लागत लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो प्रजातियों को चुनाव ऐसा करें कि आपको जो बेच रहे हैं वो किसके लिए जा रहा है। क्या चपाती बनाने के लिए, घर पे पिसाई के लिए, आटे के लिए बना रहे हैं प्रजाति, या बहुत सी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बिस्किट बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सी प्रजातियां ये पास्ता नूडल बनाने के लिए अच्छी होती हैं। तो जो प्रजातियां अलग अलग तरीके की होती हैं उनकी सबकी विशेषता होती है कि उसी हिसाब से उसकी मार्केट होती है। तो हो सकता है आपको
जो सादा चपाती बनाने वाली प्रजाति का 1500 रुपये मिल रहा हो अगर, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो हो सकता है पास्ता बनाने वाली कंपनी आपको जो अच्छी प्रजाति अगर आपने बोई है पास्ता के हिसाब से, हो सकता है 1800 रुपये या 2000 दे दे। तो मेरा कहने का मतलब है आपको क्वालिटी के हिसाब से अगर प्रजातियां लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब प्रजाति लें तो इसका पता कर लें ये किस तरीके की प्रजाति है, या आपके पास जो भी विशेषज्ञ हैं, इंदौर में भी हैं हमारे और कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब में जाकर सभी विशेषज्ञों को ये पता है कि कौन सी प्रजाति में प्रोटीन ज़्यादा है, कौन सी प्रजाति बिस्किट टाइप की है, कौन सी प्रजाति है, तो वो सब आपको इसका पूरा का पूरा बताएंगे और उसी हिसाब से प्रजातियों को लेना चाहिए। तो किसान भाई थोड़ा सा जो मार्केट को भी स्टडी कर लें। मार्केट की तरफ भी थोड़ा बढ़ते हुए करें, जिससे कि हमारे किसान को फायदा तो होगा ही होगा और उस इंडस्ट्री को भी जो है उनको भी कच्चा माल वैसे भी अब देखिए सर, फूड प्रोसेसिंग जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहें, इसको कितना प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और हमारे किसान भी टारगेट देख लें कि कहाँ उन्हें किस चीज़ के लिए अब जो फसल लेनी है और उसी के अनुसार वो अपनी वैरायटी का चुनाव करें ताकि अच्छे दाम उन्हें मिल सके। एक दर्शक हैं, ये हमारे साथ हैं सोहनवीर जी हमारे साथ करनाल से। जी सोहन जी बताइए क्या सवाल है? हेलो, गेहूं की बीज की किस्म के बारे में बात करनी है कि आपके क्षेत्र के लिए गेहूं की कौन सी किस्म है? जी हाँ, आप करनाल से बोल रहे हैं और नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सोहनवीर जी। आप जैसे बिल्कुल गेहूं के किस्म के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जी सर। देखिए ऐसा है कि आप चूंकि करनाल से बोल रहे हैं और करनाल से बहुत सारी प्रजातियां निकलती हैं गेहूं की, और आपको पता होगा अभी जल्दी में करण नरेंद्र एक प्रजाति निकली हुई है, बहुत अच्छी प्रजाति है। करनाल में ये गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र है, संस्थान है, उसमें जाकर आप जो भी प्रजातियां उनके बीज भी उपलब्ध है। करनाल में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी रीजनल स्टेशन है, वहाँ पे भी बीज मिलता है। तो आप जो भी नई प्रजातियां हैं उनके पास बीज उपलब्ध रहता है ज़्यादातर। अगर समय से आप जाएंगे तो आपको सारा बीज मिल जाएगा। तो एक करण नरेंद्र प्रजाति में बता रहा था, एक करण वंदना है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे उत्तर पश्चिमी मैदाने में चले जाएं चाहे उत्तर पूर्वी मैदानों में चले जाएं, ये दोनों जगह इस प्रजाति ने बहुत अच्छी उपज दी है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि करनाल सेंटर पे उपलब्ध हैं। आप उनसे जाके बात करेंगे, चूंकि आपके ज़िले में ही है तो मुझे लग रहा है आपके लिए तो बहुत आसान होगा। तो ये प्रजातियों को आप लें और इससे निश्चित ही आपको ज़्यादा पैदावार होगी। तो ये तो बात हुई कि करनाल के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान हैं, वो कौन सी प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हेलो किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं और सरसों पर, और एक कॉलर हमारे साथ है, उनका हम कॉल है। उससे पहले एक बार चलते हैं डॉक्टर चौधरी के पास। डॉक्टर चौधरी, जैसा कि हम सरसों पर बात कर रहे हैं और गेहूं पर भी हमने देखा बहुत सारे दर्शक अपने ज़िले के अनुसार जो किस्में हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम सरसों के मोटे तौर पर बात करें, जहाँ जहाँ इसकी खेती होती है, तो प्रचलित किस्में कौन सी हैं? जी देखिए, जो सरसों की फसल वो मुख्य रूप से आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में की जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आसाम ज्यादातर। तो अगर समय पे जो किसान भाई बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उनमें गिरिराज, RH 749, राधिका, NRC HP, ब्रजराज, ये प्रमुख किस्में। और जो किसान भाई अगेती बुआई करना चाहिए, अगेती बुआई सितंबर के अंत तक हो जानी चाहिए, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में है उसमें PM 25 है, जो पूसा मसूर 25 होती है, आपकी पूसा मसूर 27 है, पूसा मसूर 28 है, तारक है, ये किस्म जी। और जो किसान भाई बारानी में अब सरसों लगाना चाहते हैं, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, उन किसान भाइयों के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उसमें DRM 1163 है, आपका 1140, RK 229 है ये, और RH 400 है, RH 725, ये ऐसी किस्में हैं जो वाराणसी सेक्टर में लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे हम गुणवत्ता की बात करें, मान लो जो किसान भाई तेल और मतलब खली अच्छी हो, ऐसी वेराइटियों को लगाना चाहते हैं, उनके लिए जो किस्में हैं उनमें PM 30 है, 31 है, PM 32 है, ये किस्में किसान भाई लगा सकते हैं। जैसे पंजाब एरिया में ये है, वहाँ गोभी सरसों की पैदावार लेते हैं। जो गोभी सरसों की उपयुक्त किस्में हैं उसमें आपका GSC 5 है, GSC 6 है, और एक बहुत जैसे जल्दी हाइब्रिड के निकला है, उसमें आप पंजाब गोभी सरसों 1699 है। ये उपयुक्त किस्में जो किसान भाई अपना पैदावार ले सकते हैं। जी चलिए, एक दर्शक है जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं फोन लाइन पर। जी सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। प्रफुल्ल जी, क्या सवाल है आपका? अरे सरसों खेती है उड़ीसा में, एक्चुअली अच्छा वैरायटी कौन है जो ज्यादा पैदावार देगा? ओडिशा के हिसाब से ठीक है। हाँ जी ठीक है डॉक्टर चौधरी। हाँ जी, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आपके सुंदरगढ़ से है ना? सुंदरगढ़ जिले से है, ठीक है सर। डॉक्टर चौधरी, सुंदरगढ़ जिले से हैं हमारे ये दर्शक प्रफुल्ल पटेल साहब, क्या बताना चाहेंगे, कौन सी किस्में लेंगे? उड़ीसा के अंदर हमारे निदेशालय जो है, हम लोग काफी जो ट्राइबल एरिया से उसमें काम करते हैं और वहाँ हम बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। तो वहाँ पाया गया है कि जो DRMR 101 वैरायटी है, NRC HP 100 है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो NRC HP 101 लगाए। ठीक है सर। चलिए अब गेहूं पर बात कर लेते हैं। सर, जैसे गेहूं पर आपने कुछ किस्मों के बारे में बताया, अलग अलग जो हमारे किसान हैं उन्होंने कॉल भी किया और जानना चाहते थे। अब गेहूं पर भी मेरा यही सवाल है कि जो प्रमुख राज्य जहां पर गेहूं की खेती होती है, उनके लिए आप कौन कौन सी किस्में बताना चाहेंगे जो प्रचलित किस्में हैं और जिसमें अच्छी पैदावार भी मिल सके? देखिए, ऐसा है, जो अभी मुख्य राज्य जो हमने बताया, जैसे अभी करनाल से हमारे दर्शक थे, तो मैंने उनको बताया करण नरेंद्र एक प्रजाति है, बहुत अच्छी चल रही है इस समय। इसी तरीके से करण वंदना है एक प्रजाति, दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रजातियां हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां और भी हैं, जैसे SD 3059 है, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। 3086 है, ये भी चल रही है जी। इसके अलावा असल में जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ के लिए कुछ प्रजातियाँ और भी हैं, जैसे PBW 299 है, PBW 175 है, WH 533 है।
तो इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। प्रजातियों का मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी सारी निकाल रखी हैं कि हमारे लुधियाना से हर साल प्रजातियां कुछ न कुछ निकलती हैं, हमारे IRI दिल्ली से निकलती हैं, हमारे करनाल से निकलती हैं। जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज काम कर रहे हैं ना, ज़्यादातर इस तरीके से प्रजातियाँ निकल रही क्षेत्र विशेष के लिए। तो गेहूं की प्रजातियों के मामले में एक से एक अच्छी प्रजाति आ रही है। इसी तरीके से धान में और भी सभी फसलों में अब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए इसका प्रभाव भी हम देख रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन में विश्व स्तर पर हम दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा हम उत्पादन देख रहे हैं। अभी कृषि मंत्रालय की तरफ से भी ऐसी रिपोर्ट जारी की गई थी किस तरह से गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं भवानी जी हैं जिन्होंने सागर से कॉल किया, मध्य प्रदेश से। जी सर बताएं क्या सवाल है? जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैडम जी, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे गेहूं बोने के लिए सबसे अच्छा हमारे इधर अभी मालवा शक्ति बो रहा है जैसे, तो और अच्छा कोई गेहूं बीज? गेहूं के बारे में सर जानना चाहते हैं। और ये हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश के सागर से। आपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छी वैरायटी पहले भी बताई अभी। हाँ मैंने बताई, शायद आपने नोट नहीं की। मैंने बहुत सारी प्रजाति बताई थी। मालव शक्ति के अलावा पूजा तेजस भी है, पूसा मालवी है, पूसा मालवी और पूसा तेजस जी। ये 2 प्रजातियां काफ़ी अच्छी हैं, जिनमें एक तो ये बीमारी के लिए तो सहनशील ही हैं, साथ में इनमें जो पोषक तत्व है जिंक आयरन वगैरह वो भी भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भी इसमें अच्छी है। तो जो चपाती के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो अलग अलग क्वालिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे वहाँ पे सागर में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रजाति, क्योंकि मैं तो इतनी सारी प्रजातियां बता रहा हूँ, हो सकता है आपके इलाके में वो प्रजाति का बीज उपलब्ध ना हो, तो आपको सही पता आप सागर में अपने कृषि विज्ञान केंद्र में पता करिए और आप बाजार में पता करिए, जहाँ पे बीज बिक्री होती वहाँ पे पता करिए। तो जहाँ से आप जिन संस्थाओं से बीज लेते हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे आप देखना पड़ेगा लोकल में क्या है। नहीं तो NSC नेशनल सीड कारपोरेशन है, उसके जहाँ भी केंद्र हैं वहाँ से आप ले सकते हैं बीज। डॉक्टर चौधरी के पास चलते हैं। सर अब सरसों पर भी वही सवाल मेरा, आपने किस्मों के बारे में तो बता दिया, अब उसके बाद हमारे किसानों का अगला कदम क्या होना चाहिए? किस्मों का जब चुनाव कर लेते हैं, बीज ले आते हैं, उसके बाद क्या करें? जी जब खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। किसान के पास बीज भी आ गया और अब उसको भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी करने के लिए एक तो ध्यान रखना चाहिए, जब खेत में नमी हो तो जुताई कर देनी चाहिए। जुताई के लिए आप 2 हेरो लगा सकते हैं। 2 हेरो के बाद में 2 कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से चालित है कल्टीवेटर, या एक कल्टीवेटर 1 हेरो से जुताई कर देनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि एक जुताई के बाद पाटा लगा देना चाहिए ताकि नमी उड़े नहीं, नमी बने रहे। जब बुआई करे तो साथ ध्यान देना चाहिए संतुलित खाद की मात्रा है, फर्टिलाइजर की मात्रा है, वो डालें। जो अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सरसों की फसल के लिए जो खाद की जो आवश्यकता होती है वो लगभग 80 से 90 किलो नाइट्रोजन की होती है, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। इसके साथ साथ गंधक अवश्य देना चाहिए, जो कि लगभग 40 किलो प्रति हेक्टेयर दर से देना चाहिए। साथ में अगर एरियाओं में जिंक की कमी होती है वहाँ 25 किलो जिंक सल्फेट काम में ले सकते हैं। और बोरॉन भी एक अहम रोल अदा करता है, तो 10 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर दर से किसान भाई लगा सकते हैं। और किसान भाइयों को एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि सरसों तेल वाली फसल, तो तेल की गुणवत्ता और तेल का कंटेंट और मात्रा है वो सल्फर, अगर आप 2 गंधक जो होता है उसकी खुराक देनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई जो DAP यूज करते हैं उसकी बजाय SSP जो आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो यूज करना चाहिए, उसका काम में लेना चाहिए। ठीक है। जी मैं आपको बीच में रुकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक कॉलर है संदीप यादव हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही हैं, इनका भी सरसों पर ही सवाल है। जी संदीप जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सर। जी बताइए क्या सवाल? अशोकनगर से हैं आप, अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सवाल बताइए। पहले ये बोल रहा हूँ जी, सरसों की क्या बुआई अभी हो सकती है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। और मैम दूसरा मेरा ये सवाल है, जब ये सरसों बड़ी हो जाती है उसकी डाली में सफेद रोग लग जाता है। सरसों में सफेद आप बता रहे हैं कि धब्बे पड़ जाते हैं? हाँ वही सर, रोग लग जाता है। ठीक है, डॉक्टर चौधरी क्या बताना चाहेंगे?
जी, जैसे अभी सरसों की बुआई का समय है और मैं बताना चाहूँगा ये रोग इसलिए बीजोपचार बहुत जरूरी हो जाता है। तो जिन एरिया में सफेद रोली का प्रकोप होता है वहाँ एक फंजीसाइड आता है, कवकनाशी आता है, मेटालेक्सिल, इसको एप्रोन के नाम से मार्केट में मिलता है जी। तो उसका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज आप बीजोपचार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, या तो ऐसी किस्में हों जिनमें आपको ज़रूरत ना हो और जिसमें इस तरह की बीमारियों से उनमें पहले ही प्रतिरोधक क्षमता हो, या फिर अगर आप बीज ले रहे हैं तो उनका बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर शिवाधर, आपसे मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि गेहूँ के बीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनका बीजोपचार करना चाहिए? जी हाँ, जैसे मैंने बताया पहले कि गेहूँ के बोने में अभी थोड़ा सा समय है, तो किसान भाइयों को इस समय सबसे बड़ा यह है कि क्या क्या इनपुट है। जो इनपुट की बात मैं कर रहा था उसमें एक तो बीज है, तो बीज जैसा मैंने बताया शुद्ध वैरायटी और अपने बिजनेस के हिसाब से, खेत के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से प्रजाति लेनी चाहिए। उसके अलावा बीजोपचार के लिए बहुत तरीके की चीज़ें हैं। 2 तरीके के बीजोपचार होते हैं, एक तो बीमारियों से बचाने के लिए और दूसरे पोषक तत्वों को भली भांति प्रकार जमीन से लेने के लिए होते हैं। तो जैसे बीजोपचार के लिए बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, थायराम है, तो ये सब हमें प्रयोग करना चाहिए बीज को बोने से पहले जी। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि आजकल जैसे फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे टीका आ रहे हैं जो कि हमारे माइक्रोबियल कल्चर जिनको हम कहते हैं, तो उसमें एजोटोबैक्टर है, उससे भी हम उपचारित करते हैं बीज को। पीएस भी आ रहा है, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसमें फास्फोरस की थोड़ी बहुत कमी जो जमीन में फास्फोरस होता है उसको लेकर वो जीवाणु हमारे पौधे को दे देते हैं। तो इससे जो फास्फोरस ज़्यादा देनी पड़ती है उसकी मात्रा भी घटाई जा सकती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम के भी आ रहे हैं, जिंक के भी आ रहे हैं। आजकल हर तरीके के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़मीन में घुलनशील बना के और उसको हमारे पौधे को प्राप्त करने को देते हैं। साथ साथ हम हर तरीके की खाद का भी इंतजाम अभी कर लें, क्योंकि समय पर खादों का, फर्टिलाइजर, उर्वरकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा खरपतवारनाशी रसायनों का भी हम इंतजाम करके रख लें, क्योंकि बोते समय खरपतवारनाशी रसायन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रयोग करते हैं और बाकी बाद के लिए भी होते हैं। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का इंतजाम कर लें। बिल्कुल। तो किस तरीके से आपको इंतजाम करना है ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप कहीं मत जाएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम सरसों और गेहूं पर बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना प्रश्न बताएं। मैम सरसों की जो अच्छी क्वालिटी सरसों की उसके पूछना चाह रहे थे कि सीड्स कौन सा ले कौन सा नहीं ले। ठीक है, राजस्थान से हमारे दर्शक हैं ये। सर क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर चौधरी आप हमारे दर्शक को? जी देखिए, उनको बीज तो उपलब्ध हमारा वो राजस्थान में ही है, तो राजस्थान में हमारा निदेशालय है सरसों पे जो हम काम करते हैं, बीज यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं जी। और राजस्थान के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उनमें आपका राधिका है, गिरिराज है, DRMR 150-35 है, DRMR 1165-40 है। इन किस्मों का वो चुनाव कर सकते हैं और लगा सकते हैं जी जी। और जो मान लीजिए उनका खेत खाली नहीं होता, वो देरी से बुआई कर सकते हैं, तो उस दशा में वो NRC HP 101 ले सकते हैं या DRMR 150-35 की किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है सर, कुछ हमारे पास जो हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर, और फेसबुक का ऐसे ही सवाल है। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक ने पूछा है, रामवीर हमारे साथ हमारे दर्शक हैं, रामवीर यादव, सरसों के खल को खेत में कितनी मात्रा में डाल सकते हैं? जी सर, क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर चौधरी ये जानना चाहते हैं कि सरसों की खल को खेत में कितनी मात्रा में डाल सकते हैं? खल का तात्पर्य यहाँ उनसे ये है कि जो तेल निकलने के बाद जो बचता है अवशेष, उसको खल कहते हैं। और खल का प्रयोग विशेष वैसे पशुओं को खिलाया जाता है तो खेत में नहीं डाला जाता, लेकिन क्योंकि इसकी खली डालने से एक तो दीमक का प्रभाव या अन्य कीड़े होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, तो उस दशा में इसका चुनाव जी। ईमेल है एक हमारे पास, ईमेल से भी हमारे पास एक सवाल आया है और नेपाल सिंह है ये हमारे दर्शक, ये पूछते हैं कि हमने सरसों की खेती कर रखी है, इसमें अक्सर होता है कि फूल तो खूब बेहतर आते हैं, खूब अच्छे आते हैं, लेकिन फल नहीं है, किस दवाई का उपयोग करें? जी मैं बताना चाहूंगा, अगर आजकल दो जो जिनको कहेंगे कि रासायनिक, एक थायोरी होता है, एक सैलिसिलिक एसिड होता है जी। तो सैलिसिलिक एसिड का अगर 100 ppm की मात्रा से एक फूल बनने जब सरसों बनते हैं तब छिड़काव करना चाहिए, और एक थोड़ा बाद में अगर छिड़काव किया जब फूले में दाना बनने लग जाए, लेकिन फूल बनने में भी काफी सहायक होता है। सैलिसिलिक एसिड, थायोरिया का प्रयोग किया जा सकता है। साथ साथ में जैसे हार्मोन्स आते हैं जिनमें कि जिबरेलिक एसिड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। तो ये थे कुछ सवाल जो कि फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, साथ ही ट्विटर है, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से दर्शक हमारे हम तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी हमसे जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है हमारा फेसबुक पर, दीवान सिंह ठाकुर हैं ये, और ये रायसेन मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने हमें ये ईमेल किया है, माफ कीजिएगा फेसबुक पर सवाल भेजा है कि उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सा गेहूं का बीज अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात पर आज जो चर्चा हुई है, काफ़ी चर्चा हुई, और मैंने मध्य प्रदेश के लिए इतनी सारी प्रजातियों की लिस्ट बताई है, तो मुझे लग रहा है आशा इनको इनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनमें से प्रजातियाँ का चुनाव और सही जगह से लें और शुद्ध प्रजातियाँ लें, ये दो। हाँ, जैसे कि आपने कहा सर सही जगह शुद्ध प्रजातियां, तो इसका क्या तात्पर्य है? ये भी इसका तात्पर्य है कि कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि भाई हम कुछ नहीं, लोकल होता है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिन्होंने उगाया, उन्हें यही पता नहीं कौन सी प्रजाति है और वो बीज अपने पड़ोसी को दे दिया, तो ऐसा भी चलता है। और पता चला जब खेत में लगाया तो आधा जमाव हुआ या नहीं हुआ, या उसमें 2-3 तरीके के बीज मिले हुए हैं, 2-3 तरीके के बीज मिले हुए हैं, तो हाँ, तो मेहनत तो उतनी पड़ गई, लेकिन जो पैदावार है वो मिक्स है या खराब हो रही है या कम हो रही है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान यही है कि अच्छा शुद्ध बीज लें और सही जगह से लें, विश्वासी जगह से लें। जी बिल्कुल। जी हाँ। तो ये तो हम आपको अक्सर बताते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, बाजरा हो, जो कुछ भी हो, बीज जो है वो आप प्रमाणित जगह से लें
और शुद्ध बीज लें, जैसा कि आपने बताया, ताकि आपको उसी के अनुसार उत्पादन भी प्राप्त हो सके, नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी स्टूडियो में आए, त्योहार के दिन आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको भी। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है गाभिन पशुओं का रखरखाव और साथ ही मुर्गी पालन। इन दोनों विषयों से जुड़े कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो हमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है। हेलो किसान DD लाइव ये फेसबुक आईडी है, hellokisan.kisan ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और हेलो किसान DD ये हमारा ट्विटर आईडी है। तो हमारे सभी आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जाएँ और हमें फॉलो करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल भी हम तक पहुंचाएं। और देख सकते हैं DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस नंबर पर भी कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम शुरुआत से नहीं देख पाए, मिस कर गए हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें। आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो किसान का आज का एपिसोड आप शुरुआत से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। पुराने एपिसोड अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। और DD किसान के सभी कार्यक्रम भी आप DD किसान के इस YouTube चैनल पर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से भी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब बस यही बचा था कि बीच बाजार में सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे मेरे पीछे पड़ा था डेट पे जाने के लिए। हम ना किसी के हाथ की कठपुतली है, नहीं किसी की दया के मोहताज। तो ये अंगूठी तुमने चुराई थी? थैंक गॉड आप आ गए, वरना ये आज मेरे साथ। ये दिल मांगे मोह